नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई की यूट्यूब चैनल में। तो पिछले लेक्चर में हमने देख लिया था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, ठीक है। और हमने जो है टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं देशांतर रेखाओं के आधार पर, वो भी हमने देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ कौन कौन सी होती है, फिर उनके प्रभाव क्या क्या होते हैं, यानी दिन रात होना, मौसम परिवर्तन होना, ये कौन कौन सी गतियों की वजह से होता है। साथ ही उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने पूछा है, वो यानी हर 1 या 2 साल में यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं और ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में हम इनको बहुत अच्छे से समझेंगे। साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम समझने वाले हैं इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में, ठीक है। वो कौन सी चिड़िया का नाम है और उससे पूर्व में जाओ तो क्या होता है, पश्चिम में जाओ तो क्या होता है, ठीक है ना। तो शुरू करें आज का लेक्चर। ठीक है जी, शुरू करते हैं। हाँ जी तो पृथ्वी की 2 गतियाँ होती है। कौन कौन सी गतियाँ होती है? एक गति होती है घूर्णन, जिसे रोटेशन कहते हैं, और दूसरी गति होती है परिक्रमण, जिसे कहते हैं हम रिवोल्यूशन। हाँ जी। तो अब इन दोनों में कौन क्या फ़र्क है आपको पता है? देखिए, जैसे ये ग्लोब है अपना, है ना। 1 मिनट में पेन चेंज कर लूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये अपना ग्लोब है, मान लो ये पृथ्वी है। तो ये जब यहाँ पर घूमेगी, है ना, ऐसा ऐसा घूमेगी अपने जगह पे ही, अपने ही अक्ष पर घूमेगी, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका घूर्णन। और जब पृथ्वी, जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये तो घूर्णन हो गया कि ये अपने ही जगह पे ये ग्लोब ऐसे घूमेगा ना, तो ये क्या हो गया? ये हो गया घूर्णन। वह क्लीन कर दूँ मैं ये। हाँ जी। अब मैं आपको एक बार दिखा दूँ परिक्रमण कैसा होता है। परिक्रमण होता है ऐसा, है ना, जैसे कि ये है सन अपना सूर्य, और ये सूर्य के चारों ओर पृथ्वी ऐसे चक्कर लगाती है, इसे कहते हैं परिक्रमण, है ना, या रिवोल्यूशन। समझ गए आप कि रोटेशन क्या होता है और रिवोल्यूशन क्या होता है। और पृथ्वी जो है वो अपने ही अक्ष पर जो है घूर्णन करने के साथ साथ ही परिक्रमण भी करती रहती है सूर्य के चारों ओर। समझ लिया? वापस आए अपनी स्लाइड पे। हाँ जी। तो ये हम यहाँ पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि 2 गतियों के बारे में पढ़ रहे थे। एक हो गया घूर्णन, एक हो गया आपका घूर्णन, एक हो गया परिक्रमण। देखिए, मुझे भी पता है कि यहाँ लिखे हुए से बढ़िया ज़्यादा मैं जब आपको लिख के समझाता हूँ तो आपको समझ में आता है, क्योंकि जब मैं आपकी उम्र में था तो मुझे भी ऐसे समझ में आया करता था। अब पहले हम देख लेते हैं कि घूर्णन गति, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूमती है उसे कहते हैं हम घूर्णन गति या दैनिक गति, यानी एक दिन में 24 घंटे में चक्कर लगा लेती है ना वो। हाँ, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेती है। इसी वजह से क्या होता है? दिन और रात होते हैं। अभी तो और देख लेंगे हम कि घूर्णन गति की वजह से कौन कौन से जो प्रभाव होते हैं। तो नॉर्मली अगर देखें तो दिन और रात जो होता है ना, दिन रात, वो कैसे होता है? घूर्णन गति की वजह से होता है। क्यों? मान लो देखिए, यहाँ अपना सन है, इसको क्लियर कर लें एक बार। हाँ जी, क्लियर कर लेते हैं, फिर समझा देता हूँ आपको कि नई स्लाइड ले लें। हाँ जी। तो ये है जैसे कि अपना हो गया ये सन, ठीक है। अब क्या होता है? अपनी पृथ्वी होती है यहाँ, ये अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी घूमती रहेगी तो क्या होगा? एक बार जैसे कि ये वाला जो है हिस्सा है, ये वाला हिस्सा ये सूर्य के सामने आएगा, फिर ये थोड़ी घूमेगी तो फिर थोड़ी देर में ये वाला हिस्सा सामने आएगा, फिर ये वाला थोड़ी देर में सामने आएगा, फिर थोड़ी देर में इधर वाली घूमेगी, आगे चली जाएगी तो इधर वाला सामने आएगा, है ना। तो इस प्रकार से दिन और रात होता है, यानी कि इसके पीछे की तरफ वाला भूभाग है पृथ्वी पर, वहाँ पर तो क्या होगा? रात। और जो पृथ्वी का भूभाग सूर्य के सामने, वहाँ पर क्या हो जाएगा? दिन। तो इसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात होता है। और घूर्णन के प्रमाण जो है वो एक वैज्ञानिक हुए थे, बर्नार्ड लियोन फौकाल्ट, है ना। तो इन्होंने पृथ्वी के घूर्णन का एक इन्होंने सबूत सबसे पहले प्रमाण दिया था कि हाँ, पृथ्वी जो है घूमती है। इन्होंने एक पेंडुलम जो है उसकी सहायता से ये सिद्ध किया था कि पृथ्वी जो है वो घूमती है। तो इसी वजह से इस यंत्र को फौकाल्ट पेंडुलम भी हम कह देते हैं, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं कि जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति समझ गए आप? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमती है ना, वो होती है घूर्णन गति। अब उस घूर्णन गति की वजह से कौन कौन से प्रभाव होते हैं? देखिए, सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, है ना, या थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बन जाते हैं कि घूर्णन गति के कौन कौन से प्रभाव होते हैं। अगर सीधा सीधा यूपीएससी पूछ ले तो एक तो दिन और रात, समझ गए आप? दिन और रात कैसे होते हैं, है ना। देखिए, सूर्य के सामने जो पृथ्वी का जो भाग है वहाँ पर तो दिन होगा, और पृथ्वी के जो विपरीत दिशा में होगा वहाँ पर क्या होगा? रात। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो दिन और रात नहीं होते, है ना, ठीक है। फिर दिवस के विभिन्न काल, जैसे कि सुबह होगी, दोपहर होगी, शाम होगी, रात होगी, ये किसकी वजह से होता है? ये भी घूमने की वजह से होता है। भाई, जब दिन और रात हो रहा तो ये विभिन्न काल भी होंगे, क्योंकि
जब पृथ्वी एकदम यहाँ पर होगी, थोड़ा सा सूर्य के सामने आएगी तो वहाँ पर सुबह हो जाएगी, फिर थोड़ा सा और घूमेगी तो दोपहर हो जाएगी, फिर थोड़ा सा और घूमेगी तो शाम हो जाएगी। अब ये वाला घूम के उसके उल्टी साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर रात हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से दिन के जो विभिन्न काल होते हैं, सुबह, शाम, दोपहर और आपकी रात, वो किसकी वजह से होता है, वो घूर्णन गति की वजह से होता है। फिर हो गया, ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण अगर करना हो तो वो किससे होगा, ग्लोब पर यानी कौन सी जगह है, तो वो उसका निर्धारण अगर हमें करना हो तो वो किसकी वजह से होगा, वो भी साथ किसकी वजह से होता है, दैनिक गति या घूर्णन गति की वजह से ही होता है। उसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि ये स्थान कहाँ पर है ना। दिन और रात का वो कंपैरिजन करके हम पता लगा सकते हैं ना कि हाँ है, कहाँ नहीं है। ठीक है। फिर है, विभिन्न पवनों एवं समुद्री धाराओं की दिशा पर प्रभाव पड़ता है। देखिए अपने जो पृथ्वी है इसके चारों ओर जो है ना विभिन्न प्रकार की जो है अपनी पवनें चलती है ना। और साथ ही साथ आगे जब समुद्री धाराओं वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि पृथ्वी पर समुद्रों में समुद्री धाराएं जो है वो चलती है, और समुद्री धाराएं चलती हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है पृथ्वी के घूर्णन गति का। पृथ्वी घूमती है ना, उसकी वजह से कोरियोलिस बल लगता है। नया पेज ले लें। हाँ जी, मैं बताता हूँ आपको। देखो, एक तो हो गया पवन, एक हो गया समुद्री धाराएं, है ना। इस पवनों में जेट धाराएं चलती हैं पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी को जो है आप घेरती हुई इस पवनों की ये जेट धाराएं चलती है। साथ ही साथ समुद्री धाराएं क्या होती है, समुद्र में चलती है। ये पानी चलता है, एकदम नदी के जैसे पानी चलता रहता है, और वो कौन सी दिशा में जाएगा, कौन सी दिशा में मुड़ेगा, वो किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है कोरियोलिस बल के ऊपर। और कोरियोलिस बल किस चिड़िया का नाम है, कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है ना, उस घूमने की वजह से ही कोरियोलिस बल जो है वो उत्पन्न होता है। तो आपने देख लिया कि पवने और जो समुद्री धाराएं हैं उनकी दिशा क्या होगी, ये कौन निर्धारित करता है, किसकी वजह से निर्धारित होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उस पर निर्धारित करता है। चले पीछे। फिर आता है दैनिक ज्वार भाटों के समय का अंतर होना। ज्वार भाटे क्या होते हैं, देखिए नया पेज ले लेते हैं। ज्वार भाटे होते हैं पृथ्वी पर, क्या होता है कि सूर्य एक तो हो गया अपना, एक हो गया चंद्रमा। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल तो सबका लगता है, तो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से अपनी जो पृथ्वी है इसका पानी इनकी तरफ जो है उठता है, और फिर जब ये पृथ्वी घूमकर दूसरी तरफ चली जाती है तो जब इनका कोरियोलिस अपना इनका गुरुत्वाकर्षण बल दूसरी तरफ लग जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर पानी वापस नीचे आ जाता है। तो ज्वार भाटा होता है पानी का जो है क्रमशः ऊपर उठना और वापस नीचे गिरना, ये होता है ज्वार भाटा, है ना। तो वो ज्वार भाटा में कितने समय का अंतराल होगा वो भी किस पर निर्भर करता है, पृथ्वी के घूमने पर। क्योंकि जो पृथ्वी का जो भाग जो है वो सूर्य और चंद्रमा के सामने होगा, वो भाग की तरफ तो ज़्यादा जो है ज्वार भाटा आएगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ज्वार भाटा आएगा, है ना। ये ज्वार भाटा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो और पढ़ लेंगे इसके बारे में, है ना। आप अभी थोड़ा ये समझ लीजिए, है ना। ठीक है, तो हमने देख लिया दिन और रात कैसे, जब ये जो भाग सूर्य के सामने होगा वहाँ पर दिन होगा, और जो भाग सूर्य के दूसरी तरफ होगा वहाँ पर क्या होगा, रात होगी। आप समझ पा सक रहे हैं ना, पा सक रहे हैं कि नहीं पा सक रहे हैं। यहाँ पर एक बार क्लीन करके आपको बता दूँ, मैं एक बार स्क्रीन क्लियर कर लूँ। हाँ जी, ये देखिए अपनी पृथ्वी है, ये सूर्य है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, जो भाग सूर्य के सामने है वहाँ पर दिन होगा, और जो भाग सूर्य के विपरीत दिशा में यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर रात होगी। फिर विभिन्न काल यानी सुबह, शाम, दोपहर, तो दिन और रात होगा तभी तो ये काल होगा। ठीक है, ये हो गया। फिर ग्लोब पर किसी स्थिति का निर्धारण करना हो तब भी हमें क्या होगा, घूर्णन गति की सहायता से हमें पता लग जाता है, घूर्णन गति का प्रभाव ये है। फिर हो गया समुद्री धारा और पवन जो है उन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है वो हमने देख लिया। फिर दैनिक ज्वार भाटों में किस प्रकार समय का जो अंतर आता है ना, वो अंतर भी आता है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है उसकी वजह से, है ना। अब चलें आगे चलें। तो हमने देख ली घूर्णन गति और घूर्णन गति के प्रभाव। अब आएगा परिक्रमण। परिक्रमण मैंने आपको बता दिया, परिक्रमण क्या होता है। देखिए ये परिक्रमण होता है, स्क्रीन साफ कर लें एक बार। परिक्रमण, है ना, ये अपना सूर्य है,
ये अपना सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी इस प्रकार से परिक्रमा करती है। परिक्रमा, परिक्रमण आपको याद हो जाएगा ना, परिक्रमा भी तो करते हैं हम लोग मंदिर की। तो परिक्रमा मतलब सूर्य के चारों ओर अपने अक्ष पर घूमती हुई, देखिए अपने अक्ष पर तो घूम ही रही है पृथ्वी, तो पृथ्वी जो क्या है अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, उसे कहते हैं परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे कहते हैं परिक्रमण, और अपने अक्ष पर घूमते उसे क्या कहते हैं? घूर्णन। समझ में आ गया ये? चले पीछे। हाँ जी, अब ये देख लेते हैं। परिक्रमण जो है इसका मतलब है अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ ही पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है एक अंडाकार मार्ग पर या दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर। कौन से मार्ग पर? या तो अंडाकार हो गया या तो दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाती है पृथ्वी सूर्य के। कितने दिन में लगाती है? 365 दिन, 6 घंटे 48 मिनट और 4.091 सेकंड। इतना आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लगभग 365 दिन में ये चक्कर लगा लेती है और कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी ये लेती है। उसी की वजह से हर 4 साल के बाद में एक लीप ईयर जो आता है, अधिवर्ष जिसे कहते हैं, जिसमें फरवरी 29 दिन की होती है 28 दिन के बजाय, क्योंकि ये जो 6-6 घंटे वाला आगे जुड़ के 4 साल में एक दिन बन जाता है ना। तो परिक्रमण का मतलब क्या हो गया? वार्षिक गति, यानी एक साल में चक्कर लगाती है परिक्रमण, और एक दिन में जो चक्कर लगा लेते हैं यानी 24 घंटे में, वो क्या हो गया? आपका घूर्णन हो गया। ठीक है, और ये जो लीप ईयर वाला मैंने आपको ये समझा ही दिया है। अब हम देख लेते हैं कि इस परिक्रमण की वजह से, और जो ये वार्षिक गति जिसे कहते हैं, देखिए ये भी हो सकता है वार्षिक गति या परिक्रमण एक ही बात है, घूर्णन और दैनिक गति एक ही बात है। अब इनका प्रभाव जो है क्या होता है? एक तो हो गया दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर। ये किसकी वजह से होता है? दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर होता है परिक्रमण की वजह से। समझें एक बार? स्लाइड ले लेते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए एक मिनट, यहाँ पर हो गया अपना सन हो जाता है। ठीक है, और एक मिनट, पृथ्वी ले लें अपनी, यहाँ पर आ गई अपनी पृथ्वी, थोड़ी दूर आ गई, चलो कोई नहीं, समझ लेते हैं यहीं से। तो ये हो गई अपनी पृथ्वी। अब होता क्या है, ये अपना सन हो गया, सूर्य ये हो गया, पृथ्वी अपनी हो गई। पेन चेंज कर लूँ मैं? हाँ जी। तो होता क्या है, पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। यार ये गलत बन गया, चलो अब पीछे चलते हैं वापस, यहाँ से हम खुद ही बना लेते हैं अपना। यार देखिए ये अपना हो गया सन, है ना, और ये होगी अपनी पृथ्वी। ये लो जी, ये होगी अपनी पृथ्वी। अब होता क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ऐसे उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। इस चक्कर में क्या होता है कि पृथ्वी उत्तरायण और दक्षिणायन जो है वो होती है। इसमें एक उत्तरायण और दक्षिणायन क्या होती है, अभी थोड़ा और आगे पढ़ लेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी जब ऐसे घूमते हुए चक्कर लगाती है ना, ऐसे ऐसे, तो पृथ्वी जो है वो कौन सा टाइम होगा जब ऋतु परिवर्तन होता है ना, उस टाइम पे ये जो है सूर्य जो है कौन सी कितना ऊपर होगा, ऊंचाई में क्या फ़र्क होगा, वो वाला जो डिसाइड होता है किससे? ऋतु परिवर्तन जब होता है उससे, है ना। ऋतु परिवर्तन कैसे होगा? जब ये सूर्य पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। अभी देखिए, अभी समझेंगे थोड़ी देर में हम ये ऋतु परिवर्तन किस प्रकार से होता है। फिर दिन व रात की लंबाई में अंतर जो है ये भी, साथ ही ऋतु परिवर्तन होना और कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण जो है वो भी किसकी वजह से होता है? परिक्रमण की वजह से ही होता है। ये देखिए एक बार में ही सारा चीज़ हम समझ लेते हैं। मैं आपके लिए, ये आपका परिक्रमण हो गया, एक डायग्राम आपके लिए लेके आया था। हाँ जी, ये है ना, ये डायग्राम है, इसमें आप समझो। देखिए ये है अपना सूर्य यहाँ पर, और ये अपनी पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी का ऊपर वाला भाग 0 डिग्री के ऊपर उत्तरी गोलार्ध होता है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, आपको पता ही है। ठीक है, अब देखिए ये अलग अलग टाइम की आपको सिचुएशन यहाँ पर दी गई है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया गया है 21 जून का, है ना, यहाँ पर आपको दिया है 22 सितंबर का, यहाँ दिया गया आपको 22 दिसंबर का टाइम, और यहाँ पर आपको दिया गया है कब का? मार्च का, है ना, 21 मार्च का समय आपको यहाँ दिया गया है।
कि इस पोजीशन में पृथ्वी उस काल में होती है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यहाँ पर देखिए आपको झुकी हुई दिख रही है अपने अक्ष पे। तो 21 मार्च को क्या होता है, पृथ्वी की किरणें पड़ती है सीधी पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी झुकी हुई है इस तरफ, है ना, इस तरफ झुकी हुई है ना, तो इससे कोई प्रभाव पृथ्वी पर नहीं पड़ता है। सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, कहाँ पर, विषुवत वृत्त पे, यानी कि भूमध्य रेखा पर जो है वो पृथ्वी की किरणें एकदम सीधी पड़ती है। और पूरे जो अपना पृथ्वी है उस पर एक समान जो है वो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए दिन और रात जो है पूरे पृथ्वी पर बराबर होते हैं। और सेम कंडीशन होती है कब, 22 सितंबर को भी सेम कंडीशन होती है, क्योंकि पृथ्वी देखिए अभी भी इस तरफ झुकी हुई है और सूर्य की किरणें तो सीधी पड़ रही है। ठीक है, ये 2 हो गया। अब होता क्या है, यहाँ पर देखिए आप 21 जून जो होता है वहाँ पर मामला बदल जाता है। और ये जो पृथ्वी चक्कर लगा रही है इसी वजह से ऋतुएं होती है। यहाँ पर 21 मार्च है तो यहाँ पर क्या होगी, अपने यहाँ ठंड रहती है उस टाइम पे थोड़ी। पर जैसे जैसे पृथ्वी अब नीचे की तरफ आने लगेगी, मतलब सूर्य ये अपने अभी से कहते हैं उत्तरायण होना, क्योंकि पृथ्वी का ये वाला भाग जो उत्तर वाला भाग जो है वो सूर्य के सीधे प्रभाव में आने लगेगा। और दक्षिणी ध्रुव वाला पार्ट है, दक्षिणी गोलार्ध, ये तो सूर्य जो है उससे दूर जा रहा है ना। देखिए सूर्य है इधर और दक्षिणी गोलार्ध है इधर, इसका मतलब सूर्य से दूर जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध आ जा रहा है सूर्य के पास में, है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ से जब पृथ्वी अपनी दक्षिणायन होने लगती है यहाँ से, तो उसके क्या वजह से क्या हो जाता है जब उत्तरायण होने लगती है तो धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पर आप सूर्य की किरणें ज़्यादा बढ़ती जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ होती जाएगी। तो इसीलिए तो मार्च के बाद में हम उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए मार्च के बाद में धीरे धीरे अपने यहाँ पर क्या होने लगता है, गर्मियाँ बढ़ने लगती है। और 21 जून जब होती है उस वक्त क्या होता है, कर्क रेखा पर सूर्य जो है वो सीधा चमकता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कर्क रेखा पर चमकेगा तो सीधा चमकेगा, मतलब दिन में जो है सीधा ऊपर होगा सूर्य, कहाँ पर, कर्क रेखा पर, है ना। यहाँ पर क्या होता है, विषुवत वृत्त यानी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। ठीक है फिर अब आ जाए यहाँ पर 22 दिसंबर पर, तो यहाँ पर सूर्य धीरे धीरे अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दक्षिणायन जो है वहाँ पर होने लगा है, यानी दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ आने लगा है। देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, ये उत्तरी गोलार्ध है, वो तो जा रहा है दूर सूर्य से, और कौन सा जो है गोलार्ध आ रहा है सूर्य के सामने, दक्षिणी गोलार्ध जो है सूर्य के सामने आ रहा है। और 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें कहाँ पर सीधी पड़ती है, मकर जो रेखा है वहाँ पर 22 दिसंबर को सूर्य की सीधी रेखा, सूर्य सीधा चमकता है मकर रेखा पर। इसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध जो है वहाँ पर तो हो जाती है ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, उत्तरी गोलार्ध में हो जाता है सर्दियाँ, है ना। तो दिसंबर से अपने यहाँ सर्दियाँ शुरू होने लगती है ना। और इस वक्त क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह जो देश है वहाँ पर गर्मियाँ पड़ रही होती है जब हमारे यहाँ सर्दियाँ होती है। समझ में आया कि नहीं आया आपको, ये आ गया होगा। अब चलते हैं अपना यहाँ पर, ये क्या कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर। तो आपको समझ में आएगा दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पृथ्वी कौन सा ध्रुव वो गोलार्ध जो है पृथ्वी के सामने आ रहा है वहाँ पर तो क्या हो जाएगा दिन, अगर यहाँ जैसे मैं यहाँ आपको समझा दूँ, यहाँ एक नया पेज ले लें हम लोग। जैसे ये अपना सन है ना, ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पर झुकी हुई है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, नीचे वाला निचली दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे अगर यहाँ पर है तो ये अपनी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये अपनी विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये अपनी विषुवत रेखा हो गई, ये कर्क रेखा हो गई, ये मकर रेखा हो गई, ये विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। यहाँ पर तो देखिए सूर्य चमकेगा यहाँ पर सीधा विषुवत वृत्त पर सीधा चमकेगा, क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है इस तरफ, है ना, इस तरफ झुकी हुई है, इसका सूर्य पृथ्वी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए सूर्य की किरणें चमकेगी विषुवत वृत्त पर सीधी, इन दोनों कंडीशन में। और ये कंडीशन है 21 मार्च की और ये कंडीशन है 22 सितंबर की, है ना। यहाँ पर पृथ्वी ये सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पर चमकेगी, विषुवत वृत्त पर। और जब पृथ्वी घूम के थोड़ा नीचे आ जाएगी तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 जून का टाइम आ जाएगा। जून में पृथ्वी सीधा सूर्य कहाँ पर चमकेगी,
सूर्य का किरणें कहाँ पर सीधी गिरेगी, कर्क रेखा पर सीधी गिरेगी 21 जून को, है ना। इसकी वजह से सूर्य की ऊंचाई कहाँ पर होगी सबसे ज़्यादा, कर्क रेखा पर सूर्य की ऊंचाई सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहीं पर सूर्य चमक रहा होगा। और इस कंडीशन में सूर्य की कहाँ चमक रहा होगा, इस कंडीशन में सूर्य चमक रहा होगा मकर रेखा पर। और मकर रेखा कहाँ है, दक्षिण में है ना, ये मकर रेखा है ना। और ये है 22 दिसंबर का टाइम। तो इस प्रकार से देख लिया कि दिन में सूर्य की ऊंचाई कब जो है अलग अलग होगी, ये किस पर निर्भर करेगा, ये पृथ्वी जो परिक्रमण कर रही है सूर्य का उस पर निर्भर करेगा। समझ में आ गया आपको। फिर दिन व रात की लंबाई में अंतर, इसी से यहीं से समझ ले, दिन और रात की लंबाई में अंतर। देखिए यहाँ पर क्या होगा, दिन और रात जो है वो बराबर होगा। यहाँ पर इस पोजीशन जो है ना, यहाँ पर रात और दिन जो है वो बराबर होगा, यहाँ पर भी दिन और रात बराबर होगा। यहाँ पर जो है 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए कर्क रेखा पर जो है वहां पर होगा उत्तरी गोलार्ध में तो दिन होगा सबसे बड़ा और रातें होंगी छोटी, है ना, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिणी गोलार्ध में इसका हो जाएगा उल्टा, क्योंकि सूर्य के सामने कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध है। और अगर 22 दिसंबर को हम देख लें, अगर हम 22 दिसंबर को देखें यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य के सामने, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में तो दिन होगा बड़ा और रातें होंगी छोटी। और उत्तरी गोलार्ध में इसका उल्टा जाएगा, यानी कि दिन तो होगा छोटा और रातें हो जाएंगी बड़ी। इसलिए ठंडियों में अपने यहाँ रात बड़ी दिन छोटे आए, और सुना होगा ना बचपन में कविता, तो रातें अपने यहाँ बड़ी हो जाने लगती है और दिन हो जाने लगते हैं छोटे, क्योंकि सूर्य से ये जो अपना उत्तरी गोलार्ध है वो दूर होता है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या, कि दिन व रात की लंबाई में अंतर आ गया। ये किसकी वजह से होता है, परिक्रमण गति की वजह से ही होता है। फिर साथ ही साथ अब देख ले ऋतु परिवर्तन, तो ऋतु परिवर्तन भी आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझा देता हूँ। ऋतु परिवर्तन में यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। देखिए ये अपना हो गया, इससे लेते हैं यार, है ना, ये अपने यहाँ हो गया, यहाँ पर सूर्य हो गया, और 4 कंडीशन ले लेते हैं अब हम पृथ्वी की। एक कंडीशन ये हो गई, एक कंडीशन पृथ्वी की यहाँ हो गई, एक कंडीशन पृथ्वी की यहाँ हो गई, एक कंडीशन पृथ्वी की हो गई यहाँ। हाँ जी, अब देखिए होता कुछ यूँ है, ये अपना सूर्य जो है, यहाँ पर पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पर झुकी हुई है। यहाँ पर 21 मार्च, आराम से समझेंगे धीरे धीरे। यहाँ पर 21 जून, 22 सितंबर, 22 दिसंबर की पोजीशन है ये। अब यहाँ पर देखिए उत्तरी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ये सूर्य की किरणों के सामने जो है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पृथ्वी जो झुकी हुई है इस तरफ झुकी हुई है, मगर सूर्य की किरणें आ रही है इस तरफ से, है ना। इसका मतलब यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, है ना, यहाँ पर बराबर होते हैं, ठीक है। फिर जब पृथ्वी धीरे धीरे नीचे आती है, पृथ्वी धीरे धीरे नीचे यानी उत्तरायण सूर्य उत्तरायण होने लगता है, तो उत्तरी गोलार्ध जो है वहाँ पर क्या होने लगेगी, ग्रीष्म ऋतु आने लगेगी। तभी तो अपने यहाँ गर्मियाँ कब होती है, जून में। तो जो भीषण गर्मी कब पड़ती है, जून में पड़ती है ना, क्योंकि कर्क रेखा है वहाँ पर सूर्य चमक रहा होता है सीधा। फिर धीरे 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 क्या होगा, पृथ्वी नीचे की तरफ आएगी, और जब पृथ्वी नीचे की तरफ आएगी, इस डायग्राम के हिसाब से नीचे बता रहा हूँ मैं, वैसे कोई ऊपर नीचे नहीं होती, इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो यहाँ से जब पृथ्वी यहाँ इस पोजीशन में आ जाएगी वापस, तो यहाँ पर एकदम क्या हो जाएगा, शरद ऋतु जैसा मौसम यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर हो जाता है बसंत ऋतु मार्च में, यहाँ होता है शरद ऋतु। दिवाली के आसपास शरद ऋतु बनती है ना, शरद ऋतु में हल्की हल्की ठंड होती है। फिर यहाँ से पृथ्वी जब यहाँ इस पोजीशन में आती है, तो क्या होता है, उत्तरी ध्रुव जो है वो सूर्य से दूर हट जाता है, और दक्षिणी ध्रुव जो है वो सूर्य के सामने आ जाता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में तो होगी गर्मी, और उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गया, शीत ऋतु आ जाती है ना। इस प्रकार से जो मौसम, जो ऋतुएं परिवर्तित हुई वो किसकी वजह से परिवर्तित हुई, पृथ्वी की परिक्रमण की वजह से। फिर कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण भी हम किसकी वजह से करते हैं, सूर्य के जो ये
जो घूर्णन अपना परिक्रमण है उसकी वजह से ही करते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए इस पोजीशन में होगी तो हम पता लगा लेंगे कि कर्क रेखा पर आज 21 जून है, यहाँ पर चमक रही है मतलब कर्क रेखा है, यहाँ पर चमक रही है मतलब मकर रेखा है। तो कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण किसकी वजह से करते हैं? पृथ्वी अपने परिक्रमण जो पृथ्वी करती है उसकी वजह से हम इसका पता लगा पाते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। नहीं समझ में आया तो आप एक बार जो है लेक्चर को फिर से देख लेना, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में मुझे लिख देना, मैं आपको फिर से एक बार समझा दूंगा। ठीक है, आगे चलें। ये देखिए परिक्रमण हमने देख लिया है। अब हम देख लेते हैं ये कुछ नक्षत्र दिवस वगैरह होते हैं, ये थोड़े से फैक्ट जो हैं अगर एग्जाम में गलती से पूछ ले तो आपको पता हो। नक्षत्र दिवस क्या होता है? एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। ये 23 घंटे 56 मिनट की अवधि का होता है एक नक्षत्र दिवस। फिर होता है सौर दिवस। सौर दिवस होता है जब सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस ज्ञात होता है और इसकी अवधि होती है 24 घंटे की। जब हम क्या मान जैसे हम क्या मानते हैं, ये सूर्य है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी लगा रही है चक्कर, है ना, ऐसे 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 पृथ्वी चक्कर लगा रही है ना। हम क्या मानते हैं कि सूर्य तो अपनी जगह ही है, जबकि सूर्य भी चक्कर लगा रहा होता है, परंतु हम क्या मान लेते हैं, सूर्य को स्थिर मान लिया यहाँ पर और पृथ्वी को मान लिया कि पृथ्वी चारों ओर चक्कर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, जो दिवस ज्ञात करते हैं ना वो होता है सौर दिवस, और वो कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का वो एक दिन होता है। फिर हो गया अपसौर। अपसौर होता है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे पास में होती है, इसकी वजह से क्या होता है? अपसौर होता है। अब ये अपसौर और उपसौर 2 चीज़ होते हैं, सॉरी ये उपसौर है और ये अपसौर है। उपसौर होता है जब पृथ्वी सबसे पास में होती है तब, तो हो गया उपसौर, और जो होता है 3 जुलाई को। अपसौर होता है 3 जनवरी को, सॉरी, और अपसौर होता है 4 जुलाई को, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी सबसे ज़्यादा होती है तब होता है अपसौर। अभी आप इसको अपसौर को याद कैसे रखोगे, इसका याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। देखो स्क्रीन क्लियर कर लें एक बार। हाँ जी, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अप का मतलब क्या होता है? ऊपर होता है ना, इसका मतलब सूर्य और पृथ्वी जो है ना दूर दूर है, एक दूसरे से दूर है। सूर्य ऊपर है, अप है, बहुत दूर है ना, तो ये हो गया अपसौर। अपसौर याद हो जाएगा तो उपसौर आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि अपसौर उपसौर इसका उल्टा हो जाएगा। और ये कब होता है? उपसौर होता है अपना 3 जनवरी को, और 4 जुलाई को क्या होता है अपना अपसौर, यानी 4 जुलाई को सूर्य एकदम दूर होता है अपने से। ठीक है, फिर होता है शरद विषुव। शरद विषुव है 23 सितंबर वाली स्थिति, या 22 सितंबर 23 सितंबर जो हमने देखा ना, वो वाली स्थिति होती है शरद विषुव। इसके पश्चात उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। और वसंत विषुव होता है 21 मार्च वाली स्थिति को वसंत विषुव कहा जाता है। वसंत विषुव का मतलब है जब दिन और रात बराबर होता है तो उसे कहते हैं विषुव, है ना। तो वसंत विषुव होता है 21 मार्च वाली स्थिति में, और इसके बाद में धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु आ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु आ जाती है। यहाँ से अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक बार फिर से समझा दूँ। चलो यहीं से समझा देता हूँ यार, यहाँ कोशिश करूँ एक बार। नहीं, नया पेज लेते हैं। देखिए हमने ये देख लिया था, ये सन है, तो ये पृथ्वी और ये पृथ्वी, तो ये वाली सिचुएशन कौन सी थी? 21 मार्च वाली, है ना। और ये 23 सितंबर या 22 सितंबर वाली, ये 23 सितंबर वाली। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यहाँ भी झुकी हुई है। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है, इसलिए विषुव, क्योंकि दिन और रात बराबर यहाँ पर होते हैं इसलिए इसे विषुव कहा जाता है। और इस काल में यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में होता है शरद ऋतु, तो शरद विषुव, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर होती है वसंत ऋतु, तो वसंत विषुव, और यहाँ पर होता है शरद ऋतु, तो शरद विषुव मान लिया इसको, है ना। क्योंकि जितने भी चीज़ें हमने निर्धारित करी ना वो उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से ही हमने निर्धारित करी है। फिर जब सूर्य यहाँ से, ये पृथ्वी जब नीचे आ जाएगी, नीचे आने लगेगी, थोड़ी थोड़ी नीचे आने लगेगी, यहाँ पर आ जाएगी 21 जून को, तो कर्क रेखा पर सीधा सूर्य चमकेगा, और धीरे धीरे यहीं से दक्षिणायन सूर्य जो है पृथ्वी उत्तरायण होने लगता है सूर्य। इसकी वजह से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तो है हमने देख लिया।
अब हम आ जाते हैं दिन और रात की अवधि में जो भिन्नताएं पाई जाती है वो क्यों पाई जाती हैं। यदि पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई नहीं होती तो दिन और रात है हर जगह एक समान ही पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? जब पृथ्वी झुकी नहीं होती तो पृथ्वी का कोई भी जो गोलार्ध है वो सूर्य से दूर या पास नहीं होता, सब बराबर होता। और पृथ्वी जब घूमती रहती तो सब पर बराबर 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 प्रकाश पड़ता रहता, यानी कि पृथ्वी जो है एकदम सीधी सीधी रहती। यहाँ भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी है, और ये अपना सन है ना। तो क्या होता, अगर सीधा सीधा यहाँ पर होता, कोई झुकी हुई अपने अक्ष पर नहीं होती, तो सीधा सीधा जैसे विषुव में हो रहा था ना, दिन और रात बराबर, वैसे ही सीधा सीधा सब पर अपनी इनकी किरणें चमकती सूर्य की, और सब पर दिन और रात बराबर होता। परंतु पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, जिसकी वजह से ये वाला देखिए गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध यहाँ से दूर होकर हट गया और दक्षिणी गोलार्ध इसके सामने आ जाता है। यहाँ पर जो उत्तरी गोलार्ध इसके सामने आ गया और दक्षिणी गोलार्ध इससे दूर हट गया, तो दक्षिणी गोलार्ध तक तो सूर्य की किरणें पहुंचेंगी ही नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, इस वाले टाइप जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर तो फिर क्या हो जाएगा, रातें बड़ी हो जाएंगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिन बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से होने लगता है। परंतु विषुवतीय भाग को छोड़कर विश्व के सभी भागों में विभिन्न ऋतुओं में दिन और रात की लंबाई में अंतर पाया जाता है। क्योंकि विषुवत रेखा पर तो सीधा सूर्य चमकता है, परंतु उसके आगे जो है सूर्य सीधा चमकता नहीं है। विषुवत रेखा पर तो हमेशा क्या होता है, दिन और रात बराबर ही होते हैं। पानी पी लो एक बार में। दिन और रात हमेशा बराबर ही होते हैं, है ना। फिर इस स्थिति को विषुव रेखा का आधा भाग प्रत्येक स्थिति में प्रकाश प्राप्त करता रहता है ना। क्योंकि विषुवत रेखा का आधा भाग तो प्रकाश प्राप्त करता रहेगा यहाँ पर, क्योंकि एक यहाँ इस साइड वाले प्रकाश कर रहा है तो इधर वाले में रात हो जाएगी, फिर दूसरा घूम के इधर आ जाएगा तो इधर वाले पे प्रकाश आ जाएगा, है ना। 21 मार्च और 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े व रातें छोटी होती है। देखिए ये 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में, देखिए 21 मार्च से 23 सितंबर की ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अवधि है ना। ये 21 मार्च है, ये 23 सितंबर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अवधि। नया पेज ले लें एक बार। यहाँ हमने देख लिया, सूर्य है, यहाँ पृथ्वी है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, है ना। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की। अगर आपको आ जाए समझ में तो बहुत बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए, तो है ना। तो क्या होता है, ये वाली पोजीशन से लेकर ये वाली पोजीशन तक क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में तो दिन बड़े होते हैं। और इसके बाद से ये कौन सी आ गई, 23 सितंबर वाली, 23 सितंबर से लेके 21 मार्च तक क्या होता है, अपने उत्तरी गोलार्ध में रातें बड़ी हो जाती है और दिन छोटे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन कहाँ बड़े होंगे, दक्षिणी गोलार्ध में। सूर्य कहाँ चमक रहा है, यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में ना। उत्तरी गोलार्ध में है हम भारत, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, सूर्य से ये दूर हट जाता है, तो यहाँ पर किरणें जाती नहीं है। समझ में आया आपको? हाँ, बड़े उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि 6 महीने की हो जाती है, क्योंकि 6 महीने इसको लग जाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो उत्तरी ध्रुव में कहाँ पढ़े थे, उत्तरी ध्रुव में दिन की अवधि 6 महीने हो जाती है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव यहाँ से लेकर और यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तरी ध्रुव जो है सूर्य के सामने रहता है ना। और 23 सितंबर से लेकर यानी यहाँ से लेकर 21 मार्च तक सूर्य का प्रकाश कहाँ पर आता है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है प्रकाश रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है चमकता है सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में। इसलिए इस कारण से इन 6 महीनों में दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का दिन होता है और बाद में 6 महीने की रातें होती है। इस प्रकार दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन 6 महीने तक दिन ही रहता है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक दक्षिणी गोलार्ध जो है हमेशा सूर्य के सामने रहता है। इस प्रकार उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने तक दिन और 6 महीने तक रातें रहती है। समझ में आया आपको? चलो आगे चलते हैं। अब आगे ऋतु परिवर्तन। ऋतु परिवर्तन वाला मैंने आपको समझा ही दिया उस डायग्राम की सहायता से। फिर एक बार देख लेते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है, अगर आपको हो कि परिक्रमण की वजह से ही ऋतु में परिवर्तन होती है तो नहीं, परिक्रमण के साथ साथ वो घूमती भी है, घूर्णन भी करती है, उसकी वजह से ऋतु में परिवर्तित होती है। इसी कारण पृथ्वी की स्थितियां बदलती है और पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती है। वो 4 मुख्य अवस्थाएं मैंने आपको बता दी। ये सूर्य है, यहाँ 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर की ये हो गई, है ना। 21 जून की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, कर्क रेखा पर चमकता है यहाँ पर। और 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। उत्तरायण होने का मतलब है कि सूर्य की अब रेखाएं जो है ना, यहाँ से
यहाँ से लेके यहाँ तक, अब यहाँ तक उत्तरायण ही रहता है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें ज़्यादा चमकने लगती है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने रहता है, इसलिए उत्तरायण होना इसे कहते हैं। इसलिए की वजह से उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधियाँ बढ़ने लगती है, और इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। तो गर्मियों में क्या होता है, दिन लंबे अपने यहाँ होते हैं, है ना, और अपने यहाँ क्या होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। जबकि दक्षिण गोलार्ध में इसका सीधा उल्टा होगा। जब ये वाला गोलार्ध अब सूर्य के सामने, तो ये वाला दूर होगा, तो यहाँ पर क्या होगी, शीत ऋतु होगी, है ना। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है। देखिए ये उत्तरी ध्रुव है, सूर्य की ओर झुका हुआ है, ठीक है, जिससे रातें छोटी और दिन बड़े हो जाते हैं। रातें अपने आप छोटी हो जाएगी क्योंकि दिन ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, क्योंकि उत्तरी ध्रुव इस तरफ झुका हुआ है, ठीक है। उत्तरी ध्रुवीय प्रदेश में लगातार 24 घंटे का एक दिन होता है। उत्तरी ध्रुव में उस काल में क्या हो जाता है, उत्तरी ध्रुवीय जो प्रदेश है वहाँ पर तो सारे दिन ही रहता है, मतलब रात होती ही नहीं है इस काल में, है ना। कब, 21 जून की स्थिति में, ये 21 जून की स्थिति है ना। फिर सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंब रूप में पड़ती है, यानी सीधी पड़ती है, और पृथ्वी की इस स्थिति को कर्क संक्रांति कहते हैं, क्योंकि कर्क रेखा पर पड़ती है तो कर्क संक्रांति, और जब मकर रेखा पर यहाँ पड़ेगी तो यहाँ से मकर संक्रांति इसे कहते हैं। आप कहोगे सर मकर संक्रांति तो जनवरी में आती है, परंतु इस हिसाब से संक्रांति जो है वो कब आती है, तभी आती है। और उत्तरी गोलार्ध में इसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं, कर्क संक्रांति को ही। दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर हट जाता है, जिससे रात बड़ी और दिन यहाँ पर छोटा होने लगता है। देखिए दक्षिणी ध्रुव सूर्य से दूर हट गया ना, है ना, और इसलिए दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश में इस टाइम पे 21 जून को 24 घंटे की रात ही रहती है। जब 24 घंटे का दिन हो गया उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी ध्रुव में तो दक्षिण ध्रुवीय प्रदेश में तो क्या होगा, रात ही होगी 24 घंटे की, है ना। आगे चल लेते हैं। ये देखिए चारों पोजीशन यहाँ पर समझाई गई है अच्छे से, जूम करके एक बार आप देख लेना। वैसे मैंने आपको ये चारों चीज़ें समझा भी दी है। फिर आ जाता है 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर की स्थिति में सूर्य कहाँ होता है, ये देखिए क्या हो गया, सॉरी, ये अपना सूर्य है, ये क्या है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर की स्थिति है ना। तो ये वाली स्थिति है 22 दिसंबर, ये वाली। इस काल में क्या होता है, सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। ये देखिए ये अपनी विषुवत, ये कर्क रेखा, और नीचे 23.5 डिग्री में मकर रेखा। तो सूर्य कहाँ चमकेगा, यहाँ पर सीधा चमकेगा, है ना। ये उत्तरी ध्रुव देखिए दूर चला गया है, और दक्षिणी ध्रुव जो है सामने आ जाता है। सूर्य का दक्षिणी झुकाव अधिकतम 23.5 डिग्री होता है। अतः सूर्य के दक्षिणायन होने अर्थात दक्षिणी गोलार्ध में उन्मुख होने की प्रक्रिया 23 सितंबर से ही शुरू हो जाती है। यहीं से, ये 23 सितंबर वाली शुरू है ना, यहीं से दक्षिणायन होने की जो है शुरुआत हो जाती है। क्योंकि यहाँ देखिए जब ये ऊपर जाएगा, आप कल्पना कीजिए जब ये ऊपर जाएगा ऐसे ऐसे, तो ये वाला जो है सामने आ जाएगा सूर्य के, और ये वाला दूर हटता जाएगा, है ना। और ये वाली पोजीशन जब मकर रेखा पर चमकता तो उसे कहते हैं मकर संक्रांति, है ना। चलें आगे। वैसे मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। और 21 मार्च और 23 सितंबर यहाँ तो यानी ये वाली स्थिति और ये वाली स्थिति, यहाँ पर तो सूर्य जो है वो सीधा चमकता है। इसकी वजह से दोपहर में सूर्य की स्थिति सीधी होती है, कहाँ पर, भूमध्य रेखा पर। ये अपनी भूमध्य रेखा है ना, यहाँ पर सीधी चमकता है दोपहर में सूर्य। और इस समय क्या होता है, पृथ्वी पर सभी जगह दिन और रात समान होते हैं, 12-12 घंटे के, ठीक है। सभी स्थानों पर सूर्य ठीक पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। इसीलिए इस विषुव कहा जाता है, यानी समरात दिन, यानी एक वर्ष में 2 विषुव होते हैं। एक कौन सा, ये कौन सा था अपना, बसंत और ये शरद, है ना। 2 विषुव हो गए, एक साल में 2 होते हैं। और इस टाइम पे यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरे संसार में दिन और रात बराबर होते हैं। चलें आगे। अब ये सब चीज़ें हमने समझ ली। अब है एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन। हमने कल देखा था कि किस प्रकार से देश जो है वो डेट जो है वो डेट लाइन निर्धारित करते हैं, और वहाँ से समय अपना वो निकालते हैं, एक मानक याम्योत्तर रेखा निर्धारित करते हैं। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको हमारे भारत की जो याम्योत्तर रेखा है, मानक याम्योत्तर 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, वो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। आपने उसका आंसर नहीं दिया है, मैं आपको एक और मौका दे रहा हूँ उसका आंसर देने का। आप खुद ढूंढोगे तो आपको अच्छे से याद वो हो पाएगा, है ना। तो ये देखिए आपको दिख रही होगी यहाँ पर इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, अगर आप बोलोगे सर ये आड़ी टेढ़ी तिरछी क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे देश हैं
और कुछ तो छोटे छोटे आइलैंड्स भी अगर उनके बीच से होकर गुजर गए तो एक छोटे से आइलैंड में दो दो प्रकार का समय जोन हो जाएगा। इसकी वजह से ये आड़ी टेढ़ी करके गुजारी गई है ना। तो ये अपनी क्या है 180 डिग्री अपनी जो यामेतर रेखा है ना उसके लगभग समानांतर ही ये थोड़ी सी खींची गई है, पर थोड़ी आड़ी टेढ़ी है। यहाँ से 180 डिग्री गुजरती है। आपको जूम करके दिखाऊँ मैं, ये देखिए आप जूम करके, ये 180 डिग्री है ना अपनी, ये 180 डिग्री यहाँ पे देख रही होगी आपको, वहीं से ऑलमोस्ट ये गुजरी गई है, पर थोड़ी आड़ी टेढ़ी है। आड़ी टेढ़ी क्यों है? क्योंकि अगर आड़ी टेढ़ी नहीं करेंगे तो छोटे छोटे आइलैंड्स में भी बहुत सारे समय जोन हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, आपको एक कंसेप्ट ये याद रखना है कि अगर इस इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर आप पश्चिम में जाते हो तो आपको एक दिन प्लस कर देना है, और इस इंटरनेशनल डेट लाइन के अगर आप पूर्व में जाते हो तो आपको वही कुछ नहीं करना, उतना का वही डे रह जाएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल देके समझाऊं, अगर यहाँ पर ये क्या है अलास्का अमेरिका का और एक साइबेरिया है रशिया का, अगर आपको इस वाले पॉइंट पे अलास्का में आज मान लो है, आपको मान लो मैं सोमवार है, और अगर आप ये इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके यहाँ पर आ जाते हो रशिया में साइबेरिया में, तो आपका दिन कौन सा हो जाएगा? मंगलवार। परंतु आप यहाँ हो मान लो यहाँ पर रशिया में साइबेरिया में, और वहाँ पर सोमवार है, यहाँ पर सोमवार है, और आप इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करके पूर्व दिशा में आ जाते हो अलास्का में, तो आपका दिन वहाँ भी अगले दिन भी सोमवार ही होगा। समझ पा रहे हैं आप बात? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, इसलिए जो पूर्व दिशा है वहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलता है, इसलिए वो जो है हमसे आगे, वो आगे रहता है। अगर इसको ग्लोब को पूरा गोल कर दिया जाए तो ये वाला जो एरिया है ना, ये अपना साइबेरिया वाला, ये पूर्व दिशा में आता है, तो पहले सूर्य यहाँ निकलेगा, इसका मतलब ये हमसे आगे चलेगा, और ये एकदम उल्टा घूम के उसके दूसरी तरफ ये वाला अलास्का है, इसका मतलब यहाँ पर पूरा वो एक दिन हमसे पीछे होएगा। कहाँ? ये वालों से, साइबेरिया वालों से अलास्का वाले एक दिन पीछे होंगे। इसका एग्जाम्पल आपको मैं अच्छे से दूंगा, अगर ये यहाँ के लोगों को 2-2 दिन न्यू ईयर की पार्टी करनी हो तो ये लोग एक उपाय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? देखिए 31 की जो नाइट है वो सबसे पहले कहाँ आएगी? साइबेरिया में आएगी। 31 दिसंबर की नाइट कहाँ आएगी? साइबेरिया में। तो अलास्का वाले लोग साइबेरिया में चले जाएंगे और 31 की नाइट में वहाँ पर पार्टी कर लेंगे, और अब इनका मन नहीं बढ़ता है तो ये अगले दिन वापस आएंगे अलास्का में, और उस दिन अलास्का में भी 31 की नाइट होगी। तो ये आदमी 2-2 दिन पार्टी कर सकते हैं। अगर आपको भी 2-2 दिन पार्टी करना हो तो आप वहाँ पर चले जाओ। पहले आप साइबेरिया में चले जाना और साइबेरिया से अगले दिन आप अलास्का में चले जाना, वहाँ पर भी 31 ही होगी, है ना, क्योंकि ये जो है हमसे पीछे है पूरे 24 घंटे, हमसे मतलब साइबेरिया वालों से, है ना। समझ में आ रही है आपको बात? तो यहाँ से देखा, अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के पश्चिम में जाओगे इसको पार करके तो प्लस 1 दिन हो जाएगा, और अगर इसको काट के आप पूर्व दिशा में जाओगे तो कोई प्लस माइनस नहीं, वही का वही दिन रहेगा। ये हमने एग्जाम्पल भी समझ लिया, सोमवार वाला, है ना। ठीक है, चले आगे। ठीक है जी, ये देख लीजिए यहाँ पर, वहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा था तो यहाँ पर समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी पूरे एकदम गोल गोल आपको दिखाया गया है ना। देखिए ये पूर्वी, ये अलास्का वाला है, सॉरी ये साइबेरिया वाला है, ये अलास्का वाला है, ये एकदम पृथ्वी के उल्टा घूम के आके यहाँ पर है ना, पूरा 180 डिग्री घूम के आया, इसलिए 24 घंटे का फर्क पाया जाता है ना। और ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, अगर इसके पश्चिम में आप क्रॉस करके जाओगे तो क्या होगा? एक दिन ऐड हो जाएगा, और अगर इसका क्रॉस करके पूर्व की तरफ आओगे तो वही का वही रहेगा, सेम का सेम रहेगा। जैसे एक बार और एग्जांपल देके समझा दूं, अगर आप यहाँ हो, सोमवार है मान लो, और अगर आप इसको क्रॉस करके पश्चिम में जा रहे हो तो +1 आपको मंगलवार हो जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से एक पैर इधर रखते ही आपको मंगलवार हो जाएगा, और आप अगर यहाँ से इधर की तरफ आ रहे हो तो सोमवार का अगला दिन नहीं होगा, अगला दिन भी सोमवार ही रहेगा। इसका तर्क क्या है? क्योंकि ये हमसे 24 घंटे पीछे चलते हैं, है ना। आ गया समझ में? अब देखिए, मैं आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन भी एक आपके लिए लेके आया हूँ कि इस यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं, यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये वाला, है ना, ये वाला। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो मैंने आपको क्या बताया, उत्तरी गोलार्ध में सबसे दिन लंबा कब होगा?
4 पोजीशन मैंने आपको बताई थी, और ये वाली जो पोजीशन थी ये कौन सी थी बताइए, ये विषुवत, ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा। तो यहाँ से होता क्या था कि सूर्य की किरणें जो है वो सीधी कब चमकती थी, कर्क रेखा पर, और जब कर्क रेखा पर सीधी सूर्य की किरणें चमकती है उस दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, है ना। तो 21 जून को पता लग गया हमें कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अब आप यहाँ से देख लिए जुलाई का महीना तो ये तो सीधा काट दो। अब जून महीने का पहला पखवाड़ा, जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, 2 ऑप्शन आपके पास है। अब पहले पखवाड़े का मतलब है कि 15 तारीख से पहले वाला, और दूसरे पखवाड़े का मतलब है कि 15 तारीख से लेकर 30 तारीख वाला। तो आप बताइए 21 जून कब आता है, 15 तारीख से लेकर 30 तारीख वाले में, मतलब दूसरा पखवाड़ा। क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया आपका जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। अगर आपको यह दे दे कि दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है, तो कब होएगा, ये वाली पोजीशन में होगा ना, ये वाली पोजीशन में जो पृथ्वी होगी, और ये कब है, 22 दिसंबर को, है ना। तो जब ये क्वेश्चन बन सकता है तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए एक 2019 में से एक थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया कि 21 जून को सूर्य जो है वो उसकी स्थिति क्या होती है। तो देखिए पहले तो हम सीधा सीधा इसको काट देंगे कि 21 जून को इक्वेटर पर कोई काम नहीं है, और सन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर भी कोई काम नहीं है, कि हमें पता है 21 जून को सूर्य कहाँ रहता है, कर्क रेखा पर रहता है, ये वाली पोजीशन 21 जून को। तो 2 तो हम सीधा सीधा काट देंगे। अब यहाँ पर लिखा है डज नॉट सेट बिलो द होराइजन ऑफ अंटार्कटिक साइकिल। अब हमें पता है कि अंटार्कटिक साइकिल, अंटार्कटिक जो है वो कहाँ पर है, अंटार्कटिक महाद्वीप कहाँ पर है, दक्षिणी गोलार्ध में है। और 21 जून को तो सूर्य कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध में होता है ना। कहाँ से चमकता है, उत्तरी गोलार्ध में चमकता है ना, उत्तरी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है, मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। आर्कटिक कहाँ है, नॉर्थ में, तो यहाँ से आप इसका लगाओगे कि डज नॉट सेट बिलो द होराइजन एट द आर्कटिक सर्कल। इसका मतलब है कि 21 जून वाले दिन क्या होता है कि सूर्य होराइजन से नीचे जाता ही नहीं है, यानी होराइजन मतलब क्षितिज, क्षितिज से वो 21 जून को नीचे नहीं जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा दिन उस दिन वहां पर होता है, और वहां पर 24 घंटे का दिन होता है। कहां पर, उत्तरी गोलार्ध में, है ना। इसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव में 24 घंटे का दिन होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, इसका मतलब 24 घंटे का दिन नहीं हो रहा है। होराइजन से नीचे जाने का मतलब क्या है, क्षितिज से नीचे सूर्य चला जाता है, हम कहते हैं सूर्य डूब गया, इसका मतलब रात होना शुरू होगी, और रात तो वहां होती ही नहीं है। इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए। समझ में आया आपको। तो इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपको समझ लेना है अच्छे से। थोड़ा सा कंसेप्ट बेस्ड ये है, ये कंसेप्ट आपको अगर एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी भर आप उसे भूलोगे नहीं। देखिए अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप लेक्चर को फिर से देख लेना, अगर फिर भी नहीं आया तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। तो आज का लेक्चर वैसे ही बहुत बड़ा हो गया है, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको मिलेगी इस टेलीग्राम चैनल पे लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ ज्ञान हासिल हुआ हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ सलाह देनी हो या कुछ सलाह लेनी हो तो आप जो है हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।